हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैंने आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी। ग्रुप थ्योरी में अपने वेक्टर स्पेस किया था, सब स्पेस किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया, लीनियर इंडिपेंडेंस कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं उसका अगले वाला पार्ट, लीनियर स्पैन करते हैं, फिर ऑंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है? और जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनको मैं बोलता हूँ कि चैनल आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद ऑलरेडी एटीसी काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं, एटीसी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आप, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है? तो बात करते हैं आज लीनियर स्पैन की। देखो, अपन ने सब स्पेस पढ़ लिया था, स्पेस पढ़ा था, वेक्टर स्पेस पढ़ा था, सॉरी। तो अपन वहाँ पर सीखा था क्या होता है। अब बात करते हैं लीनियर स्पैन की। तो लीनियर स्पैन सिंपल से स्टूडेंट क्या है? लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड एस इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है, बी द सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर v1 v2 टू वी आर इज कॉल्ड ए लीनियर स्पैन। सिंपल सी बात है, कोई आपका v1 v2 v3 वेक्टर दिया हुआ है, तो ये k1 मान लो k1 1 है, और ये k2 आपका 2 है, और k3 मान लेते 3, तो एक ये सेट हुआ। किसी ने बोला k आपका k1 2 है, तो ये एक सेट हुआ, k2 आपका 3 मान लेते हैं, और एक 4 मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेट मिलेंगे, किसके? k1 k2 k3 k4 की वैल्यू पर अलग अलग क्या करेंगे, अपन को सेट मिलेंगे। जब k1 k2 k3 क्या हो, सब वेरिएबल हो। क्या हो? वेरिएबल, मतलब उनकी वैल्यू जैसे ए बी सी है, तो ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यहाँ एक कांस्टेंट वाला नहीं, वेरिएबल वाला, ठीक है? तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा वो आपको क्या होगा? लीनियर स्पैन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर स्पैन। आगे बात समझ में? जो आपको वेक्टर v1 v2 v3 दिया होगा, तो वहां पर आप k1 k2 k3 की वैल्यू निकालते हो। मान लो k1 की वैल्यू a b c कुछ आ जाती है, तो ये ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 भी हो सकती है, 3 4 5 भी हो सकती है। तो ऐसे जितने भी सेट मिलेंगे अपन को, उन सेट का, वो जितने भी सेट मिलेंगे अपन को, अगर उन सेट को अपन सबको इंक्लूड कर दें, तो अपना क्या बन जाएगा? लीनियर स्पैन बन जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वापस एक बार समझा देता हूँ। देखो क्या है मतलब, लीनियर स्पैन का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर मेरे पास में v1 v2 v3 मान लो दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3, ऐसे मैंने किया। और मैं लीनियर डिपेंडेंट चेक करी, अलग अलग k1 k2 k3 की वैल्यू आई मेरे पास में। तो ऐसे जितने भी सेट बनेंगे, उन सेट को इंक्लूड करके एक अलग सेट बनेगा जिसको अपन लीनियर स्पैन बोलेंगे। अब मैं इसे क्वेश्चन कराता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तक आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन नोट करो, फिर मैं बताता हूँ होता क्या है ये। क्वेश्चन देखिए, अपन को बोला गया शो दैट v1 v2 v3 ये स्पैन होगा आर्क में। अब मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे देख लो, ठीक है ना? आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि ये भाई ये स्पैन होगा कि नहीं होगा, तो आपको चेक क्या करना है? सिंपल सा, ये स्पैन आर्क जो भी आपको दिया हुआ ना, इसकी तरफ ए बी सी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ए बी सी। और फॉर्मूला वही लगाई जो लीनियर इंडिपेंडेंट में डिपेंडेंस में लगा देता है, आप k1 r1 प्लस k2 r2 वाला। तो ये k1 v1 प्लस k2 v1 क्या है? ये रहा, v2 ये रहा। तो k1 v1 k2 v2 k3 v3, ओके। और यहाँ पर लिखना है आपको ए बी सी। यहाँ पर क्या लिखना है? ए बी सी। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। यहाँ से देखो कितना आएगा, k1 ये जीरो हो जाएगा, ये k3 जैसे पहले सॉल्व किया था मैंने, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया, टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ से k1 की वैल्यू ए आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, और आपकी जो लास्ट इक्वेशन आएगी कैसा आएगा? देखो उसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो इसको इक्वेट करना ये आएगा। फिर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो देन बी के इक्वल कर दो, देन सी के इक्वल कर दो। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपने क्या करा, इस इक्वेशन से k1 k2 k3 की वैल्यू निकाल दो। k1 की वैल्यू तो a है, k2 की वैल्यू ये रही, k3 की वैल्यू ये रही। अब देखो ए बी सी जो है आपका वो लीनियर कॉम्बिनेशन मान के चलता है अपन, ठीक है? तो अब मुझे बता दो, ए की वैल्यू 1 रखोगे, बी की वैल्यू 2 रखोगे, सी की वैल्यू 3 रखोगे, तो k1 k2 कुछ आएगा? आएगा k1 k2 k3 आएगा। फिर आपने आपने कहा कि सर इसमें मैं ए की वैल्यू 4 रखूंगा, बी की वैल्यू 2 रखूंगा, सी की वैल्यू 3 रखूंगा। फिर k1 k2 k3 कुछ आएगा? ऐसे अलग अलग आते रहेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला था ए बी सी जो है ना, वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना? तो अब स्पैन का मतलब क्या हुआ? स्पैन का मतलब ऐसे जितने भी सेट मिल रहे हैं, कि पहला सेट ये वाला मिला, ठीक है, दूसरा सेट ये वाला मिला, कौन सा? ये वाला k1 v1 कर दो, k1 v1 प्लस k2 v2, ये आपको एक सेट मिला। फिर अगला सेट बनाया आपने अलग, k1 k2 की वैल्यू अलग आई। तो ऐसे जितने भी सेट बने, एक ये सेट बना, एक ये सेट बना, एक आगे और सेट बनेगा, तो जितने भी सारे सेट बनेंगे, उन सब का अगर सेट बनाते हैं अपन, तो उसको क्या बोलेंगे? अपन स्पैन बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं कि ये वेक्टर स्पैन है या नहीं है, ठीक है ना? फर्स्ट वाला था, अब सेकंड चेक करते हैं। 3 4 क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कब कब वेक्टर स्पैन होगा, कब कब नहीं होगा, ठीक है?
तो ये क्वेश्चन दिया होता है, अपन को चेक करना है वेक्टर स्पैन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, ए बी सी लिखोगे, K1 K2 K3 लिखोगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ए बी सी, ये आपका जाएगा 2K1 प्लस 4K2 प्लस 8K3, ठीक है, कॉमा अगला कितना आएगा, -2, सॉरी 1 सेकेंड, अगला आएगा माइनस का K1 प्लस K2 माइनस का K3, और उसका अगला कितना आएगा स्टूडेंट, 3K1 प्लस 2K2 प्लस 8K3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं अपन। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2K1 प्लस 4K2 प्लस 8K3 इक्वल टू ए। सेकेंड क्या आएगा, -K1 प्लस K2 माइनस K3 इक्वल टू बी। और थर्ड क्या आ रहा है, 3K1 प्लस 2K2 प्लस 8K3 इक्वल टू सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो वो बोल सकता है कि मुझे इस प्रॉब्लम में दिक्कत है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों निकाल लो आराम से, कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब एक काम करते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, नीचे वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको ऐड, ताकि K1 K1 कट जाएगा। तो ये होगा 4K2 प्लस 8K3, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2K2 माइनस 2K3 इक्वल टू, ये रहा ए, ये रहा 2B, तो इनको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2K1 और -2K1 कट जाएगा। यहाँ तक से दिक्कत है तो बोलो। अब इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 6K2 प्लस 6K3 इक्वल टू ए प्लस 2B। तो यहाँ से बोल सकता हूँ K2 प्लस K3 जो होगा वो ए प्लस 2B अपॉन 6 होगा। आगे बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों से भी सॉल्व कर लेते हैं। K1 को उड़ाते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस बार 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता हूँ। देखो ऊपर वाली इक्वेशन क्या होगी, 3K2 माइनस 3K3 इक्वल टू 3B, के उठ जाएगा, इसको मैंने लिखूंगा 2K2 प्लस 8K3 इक्वल टू सी। इन दोनों को ऐड किया मैंने, 5K2 प्लस 5K3 इक्वल टू 3B प्लस सी। तो यहाँ से ये आ गया K2 प्लस K3 इक्वल टू 3B प्लस सी अपॉन 5। अब मेरी बात ध्यान सुन, देखो K2 प्लस 3 K3 की वैल्यू ये अलग आ रही है, K2 प्लस K3 की वैल्यू ये अलग आ रही है। जब K2 प्लस K3 एक ही फैक्टर की दो वैल्यू आ रही हो तो ये हमेशा बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करेगा, ए बी सी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि ए बी सी कुछ वैल्यू पर ये दोनों इक्वल हो, लेकिन सारी वैल्यू पर इक्वल नहीं होंगे। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर K1 की वैल्यू ए की टर्म आ रही थी, K2 वैल्यू बी या ए की टर्म आ रही थी, K3 की वैल्यू, लेकिन वहां पर ए बी सी की वैल्यू रखने पर आपका K1 K2 K3 निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, और ये इक्वल कुछ सर्टेन वैल्यू पे होंगे, हर वैल्यू पे नहीं होंगे। समझ रहे बात को, जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 पे होंगे क्या, तो 1 2 3 पर K2 प्लस K3 हो सकता है ये दोनों इक्वेशंस इक्वल नहीं आए, तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। 2 3 4 रख दो तो हमेशा इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब K2 प्लस K3 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, मतलब ये दोनों इक्वेशन नॉट ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा इक्वल नहीं होगी, कुछ सर्टेन वैल्यू पर होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, एबीसी की सारी वैल्यू पर K1 K2 K3 निकलना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं होगा। दैट्स वाई ये स्पैन नहीं होगा। आगे बात में, इट इज नॉट वेक्टर स्पैन बिकॉज K2 प्लस K3 जो दोनों इक्वेशन मारा है ये ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे, ये कुछ सर्टेन एबीसी की वैल्यू पर इक्वल होंगे। दैट्स वाई बोल सकते हैं कि ये स्पैन नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई केस नहीं था, K1 की वैल्यू एबीसी का आप कुछ भी वैल्यू रखो, K1 K2 K3 मिलेगा ही मिलेगा, आपको हर बार मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप एबीसी की वैल्यू कोई बोलता है 3 4 5 रखो, तो हो सकता है K2 प्लस K3 इज नॉट इक्वल टू K2 प्लस K3 वाला, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एबीसी की सारी वैल्यू पर क्या होना चाहिए, K1 K2 K3 निकलना चाहिए, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। दैट्स वाई स्पैन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो। वापस समझा रहा हूं, अगर K1 K2 K3 की वैल्यू आपको एबीसी के रखने पर आप हर बार मिल रही है, एबीसी कोई भी वैल्यू रखने पर हर बार मिल रही है, रियल नंबर रखने पर, तो वो स्पैन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर मैं बोलूंगा क्या ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10 पर वैल्यू मिल सकती है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब इक्वल नहीं आएगी तो K2 K3 नहीं मिलेगा, K2 K3 नहीं मिलेगा तो हर बार वेक्टर स्पैन नहीं बनेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी K2 प्लस K3 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पर क्या होगा K1 K2 K3 की वैल्यू हर बार अपन को नहीं मिल रही है, समझ रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर वो वेक्टर स्पैन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 ऐसे ऑप्शन दे दे और पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा वेक्टर स्पैन होगा। तो हमेशा यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू ABC की सारी वैल्यू कोई भी वैल्यू रखने पर K1 K2 K3 अगर आपको मिल जाता है तो वो क्या होगा, आपका वेक्टर स्पैन होगा। लेकिन मैं जैसे सपोज मैं बोला क्या इस वैल्यू पर वेक्टर स्पैन मिलेगा, तो आपने बोला कि सर ए देखो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू निकाली आपने यहाँ से K2 प्लस K3 कितना आया 5/6 है, और आपने इससे निकाली तो कितना है स्टूडेंट K2 प्लस K3 इक्वल टू आया 6 प्लस 3/5 विच इज नॉट इक्वल। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ABC की सारी वैल्यू पर ये हमेशा वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब वेक्टर स्पैन हुआ ही नहीं। वेक्टर स्पैन वो होगा जो ABC की सारी वैल्यू पर K1 K2 K3 देगा। आ रही बात समझ में? मेरी बात क्लियर हो गई इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ABC की वैल्यू में कुछ भी ले रहा हूं तो K2 प्लस K3 जो दो इक्वेशन मिल रही है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो ये वेक्टर स्पैन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन 3 क्वेश्चन करेंगे और इस पर बताएंगे कौन कौन से वेक्टर स्पैन है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। वेक्टर स्पैन होने के बाद फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। समझते हैं इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ध्यान सुनना। यहाँ ABC ले लिया मैंने, आपको भी लेना है। यहाँ आपने कहा K1 1,1,1 प्लस K2 यहाँ पर 0,1,1 प्लस K3 यहाँ लिखा 0,1,1। सॉल्व करो ABC, ये आएगा K1 कॉमा, फिर आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, और फिर आएगा कॉमा करके K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ गया। ठीक है, आगे बात सुने, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ये वेक्टर स्पेन होंगे कि नहीं होंगे, चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो कैसे करना है, ABC लो, यहाँ पर K1 1 2 3 डालो, K2 0 0 1 डालो, K3 0 1 2 डालो, फटाफट सॉल्व कर लो ABC। तो कितना आएगा K1, ठीक है, कॉमा, फिर आएगा 2K1, ठीक है, K3 आएगा, फिर आएगा 3K1 प्लस K2 प्लस 2K3, ठीक है। फटाफट कंपेयर कर लो। तो यहाँ से K1 कितना आ गया A, और 2K1 प्लस K3 वो क्या आ गया B। तो यहाँ से क्या करोगे, इसकी वैल्यू रखो, K3 की वैल्यू निकाल दो, K3 आ जाएगा B माइनस 2A। ये K3 मिल गया, K1 मिल गया, तो K2 की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, 3K1 प्लस K2 प्लस 2K3 इक्वल टू किसके बराबर होगा, C। तो 3K1 की वैल्यू A है, K2 2K3 K3 की वैल्यू क्या है, B माइनस 2A इक्वल टू C। इसको सॉल्व करो, 3A प्लस K2 प्लस 2B माइनस 4A इक्वल टू C। तो K2 आ जाएगा आपका A प्लस C माइनस 2B, ठीक है, चेक कर लो। तो इस बार जो K1 K2 K3 मिला है, आप ABC की वैल्यू कुछ भी रखो, सबकी वैल्यू इंडिपेंडेंट आ रही है। मतलब K1 आप ABC रखोगे तो K1 भी मिलेगा, K2 भी मिलेगा, K3 भी मिलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में K2 प्लस K3 दोनों इक्वल आ गए, तो ऐसा इसमें सिचुएशन कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हर बार वैल्यू अलग अलग मिलेगा। तो अपन ABC की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वहां पर K1 K2 K3 अपन को अलग मिलेगा। दैट्स वाई ये क्या होगा, वेक्टर स्पेन होगा R³ में। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर है, सॉरी। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कैसे देखो, अब देखो इसमें करोगे तो क्या आएगा, वही करो आप ABC, और यहाँ रखो K1 2 1 0 प्लस K2 0 3 माइनस 4 प्लस K3 1 माइनस 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो तो यहाँ से स्टूडेंट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2K1 प्लस K3 इक्वल टू कितना आ गया A। अगला कितना आएगा, K1 प्लस 3K2 माइनस K3 वो कितना आएगा B। सेम, फिर आएगा आपका 0 माइनस का 4K2 प्लस 2K3 वो आएगा आपका C। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ निकल रहा है क्या?
चलो अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ तक नोट कर लीजिए। मेरे पास आ गया 2k1 प्लस k3 क्या है आपका a है, ठीक है। k1 प्लस 3k2 माइनस k3 की वैल्यू b है, और माइनस का 4k2 प्लस 2k3 क्या है, ये c है। अब सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो क्या कर सकते हैं अपन, किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करो, इसमें से k1 को एलिमिनेट कर दो। क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने माइनस कर दिया, तो इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है ना। तो ये बचेगा क्या, k3 माइनस 6k2 प्लस 2k3 इक्वल टू a माइनस 2b, ठीक है। तो ये हो गया 3k3 माइनस 6k2 इक्वल टू a माइनस 2b, ठीक है। और अगर यहाँ पर 3 का डिवाइड कर देंगे तो आएगा k3 माइनस 2k2 इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन 3। अब सेम इसको देखो, अगर यहाँ से मैं इसमें से 2 कॉमन डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, k3 माइनस 2k2 और ये आ रहा है c/2। अब देखो सेम टू सेम इक्वेशन आ गई, ये और ये सेम है। वो क्वेश्चन वैसा का वैसा हो गया जो पहले था। a माइनस इन दोनों के इक्वल होने के लिए कुछ ए बी सी की सर्टन वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी, हमेशा सेटिस्फाई, मतलब a की वैल्यू 1 2 3 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। हो सकता है 4 5 6 पे करे, लेकिन 6 7 8 पे ना करे। तो एक सर्टेन वैल्यू पे होगा, हमेशा एबीसी की सारी वैल्यू पर k1 k2 k3 नहीं मिल सकते। दैट्स वाई ये वेक्टर स्पेन नहीं होगा, क्योंकि एबीसी की सारी वैल्यू पर आपको k1 k2 k3 नहीं मिल सकता। जैसे पिछले वाले में मिल रहा था वैसे इसमें नहीं मिल सकता, क्योंकि दो इक्वेशन इक्वल है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। और इक्वल तब हो सकती है कुछ सर्टेन वैल्यू पर, सारी वैल्यू पर नहीं हो सकती है। जबकि मैंने बोला एबीसी की सारी वैल्यू पर k1 k2 k3 मिलना चाहिए। अब आप बोलोगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0 लिख सकूँ, चेक करके देख लो। अगर मैं रखूँ यहाँ पर तो मुझे इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, अगर ये वैल्यू रखता हूँ तो 1 - 4/3, और यहाँ रखता हूँ 0। दोनों इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब जो आपका k3 - 2k2 है और वो दूसरा वाला ऊपर वाला है, इन दोनों से मुझे k3 और k2 की वैल्यू नहीं मिल सकती है, क्योंकि दोनों इक्वेशन अलग आ रही है। तो दैट्स वाई मैं क्या बोलूँगा कि ये वेक्टर स्पेन नहीं होगा। मुझे k1 k2 k3 की वैल्यू हर बार मिलनी चाहिए। आगे बात समझे, तो ये वेक्टर स्पेन होगा। तो वेक्टर स्पेन समझ में आ गया। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछेगा कि वेक्टर स्पेन कौन सा है कौन सा नहीं है। एबीसी लिखो, यहाँ पर सॉल्व करो, जैसे मैंने बताया उस तरीके से करोगे, पता चल जाएगा वेक्टर स्पेन है या नहीं। अगर k1 k2 k3 की वैल्यू एबीसी पे डिपेंड करी हो, सबकी वैल्यू एबीसी की सारी वैल्यू पे निकल रही है, चाहे वो 0 0 आए, चाहे कुछ 1 2 3 आए, कुछ भी आए, तो वो वेक्टर स्पेन होगा। और अगर नहीं आती है तो वेक्टर स्पेन नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। क्लियर। चलो ये चीज़ क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो लीनियर डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस है। बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ अलग क्वेश्चन आए तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन, जैसे अपन लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पढ़ा था मैंने, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ आपको सिखाई थी, याद होगा आपको, कि k1 r1 प्लस k2 r2 प्लस k3 r3, अगर ये जीरो होता है तो लीनियर डिपेंडेंस होता है, और अगर जीरो नहीं होता तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। और एक और केस बताया था मैंने, k1 k2 k3 सारे जीरो हो जाए तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब ऐसा अगर फंक्शन दिया हुआ और अपन को फंक्शन का चेक करना हो कि लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए एक फैक्टर, एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको बोलते हैं रॉन्स्कियन। क्या बोलते हैं, रॉन्स्कियन बोलते हैं, ठीक है, रॉन्स्कियन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में ये टाइप से होता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन आपको गिवन है और आपको पूछ लिया जाए कि ये फंक्शन जो होगा, 3 4 फंक्शन आपको दी थी और आपसे पूछा जाए लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, रॉन्स्कियन की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू। क्या निकालनी, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन फंक्शन जो होंगे वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, और इफ इट इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन कैसे होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत काम का। कल आपको कुछ क्वेश्चन कराते, अगर जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट था, तो वो इससे क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई फंक्शन क्या हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, सिर्फ रॉन्ग ये डब्ल्यू एक्स की वैल्यू निकाल दो। अगर डब्ल्यू एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 0 आती है तो वो लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस होंगे। आगे बात समझ में। अब ये कहना क्या चाहता है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख लो। इस डैश का मतलब होता है कि फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट किया है। इसका n-1 का मतलब हुआ, जैसे मैं लिखा हुआ फंक्शन एफ एन माइनस, तो इसका मतलब हुआ मैंने n-1 टाइम्स इसका डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में। किसी फंक्शन का एफ डबल एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये बोलता है, अगर मान लो आपको 3 4 फंक्शन f1 f2 f3 से लेकर 4 फंक्शन दिए हुए हैं,
तो आप चारों फंक्शन को क्या करोगे, इस तरीके से इस फॉर्मूले में लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे, और इसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, और अगर जीरो आती है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा। अब इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है। एक क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले ही नोट कर लो, जो जो चीज़ आपको लगती है इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लो, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। मैं क्वेश्चन देखा हुआ है, अपन को बोला है यूज द रॉन्क्शंस टू शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियर इंडिपेंडेंट। अब आपको एग्जाम में रॉन्क्शंस लिखा हुआ नहीं होगा, आपको खुद को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। अब सुनो देखो, सबसे पहले एक फंक्शन f1x आपका हो जाएगा ex, f2x आपका हो जाएगा x ex, और f3x हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, जितने फंक्शन दिए होते हैं। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे डब्ल्यू एक्स बराबर, अब बहुत ध्यान सुनना, पहले वाले फंक्शन को यहाँ देखो, सबसे पहले ई एक्स को ई एक्स लिखोगे, पहले जो फंक्शन एफ एक्स दिया उसको यहाँ लिखोगे, फिर उसका अगला डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर आता है सेकेंड टाइम से आता है एफ वन डैश एक्स, तो ई एक्स का कितना होगा, ई एक्स का ई एक्स होगा, फिर लास्ट में आता है एफ वन डबल डैश एक्स, तो यहाँ पर भी क्या होगा ई एक्स। ये 2 बार ही करना, आगे नहीं चलना है। देखो हमेशा फंक्शन कितने हैं, 3 है, तो ये 3 बार ही करना है। ये स्टेप कितनी बार करना है, 3। पहला तो फंक्शन सीधे सीधे लिख दो। अब कितने बचे, 2 स्टेप बचे, तो ये 1 बार करा, 2 बार करा, मतलब अगर फंक्शन 4 बार दिया हुआ है तो मुझे 3 बार डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन 5 दिए हुए हैं तो मुझे 4 बार डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन 10 दिए हुए हैं तो मुझे 9 बार डिफरेंशिएट करना है। पहला वाला टर्म सेम टू सेम रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये इसमें आ नहीं पाएगा, उसको और बड़ा कर देते हैं अपन, यहाँ तक कर लेते हैं। सेकंड की बारी है एफ टू एक्स की। अब एफ टू पहले तो सेम टू सेम लिखोगे, अब इसका डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएट, बताओ। एक्स ई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, याद है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई एक्स का ई एक्स, ई एक्स एज इट इज एक्स का 1, तो ये हो गया आपका एक्स, सॉरी ई एक्स एक्स प्लस 1 और ई एक्स। अब इसी का वापस से डिफरेंशिएट करके यहाँ करोगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट, इसका वापस करो, एक सेकेंड, हाँ, इस ये आया आपका एक्स प्लस 1 ई एक्स, इसी का डिफरेंशिएट वापस करो, क्या आएगा बताओ मुझे। तो आएगा ई एक्स एज इट इज एक्स प्लस 1 का 1 प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज ई एक्स का ई एक्स, तो ये ई एक्स एक्स प्लस 2 हो गया। कितना हो गया, ई एक्स तो एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 ई एक्स। यहाँ तक इसकी दिक्कत। अब थर्ड वाले में पहला फंक्शन को ऐसा कैसे लिख दूँ। अब इस एक्स स्क्वायर ई एक्स का कैसे करोगे, फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर एज इट इज ई एक्स का ई एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा 2x, तो आपका ई एक्स कॉमन लेने पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ तक इसकी दिक्कत। इसका वापस करोगे, ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x का वापस करो, तो ई एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज और ई एक्स का ई एक्स, तो यहाँ से ई एक्स कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ जाएगा, तो ई एक्स ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आई बात समझ में। यह फॉर्मूला देखो, ये तो करना, ये तो आनी चाहिए आपको। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या करोगे, यहाँ से भी एक्स कॉमन आएगा, यहाँ से भी एक्स कॉमन है, यहाँ से भी एक्स कॉमन आएगा, ई एक्स मल्टीप्लाई ई एक्स मल्टीप्लाई ई एक्स, तीनों में से कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा स्टूडेंट, अंदर बचा 1 1 1, यहाँ बचा एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब फटाफट इसमें क्या करोगे, इसमें आप लगा दो, आप एक काम करो, ये कितना हुआ e की पावर 3x, इसको चेंज कर दो, चेंज करके क्या कर दो, उसको ऊपर 1 1 1 लेकर दो, इसका मैंने निकाल दिया 80 निकाल दिया, याद है, एक्स प्लस 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस 2, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसमें ऑपरेशन लगा दो, c1 इक्वल टू सी वन माइनस सी टू एंड c2 इक्वल टू c2 माइनस सी। लगा दो कितना आ रहा है, तो यहाँ लगाया मैंने e की पावर 3x ब्रैकेट, ये वो 0, ये वो -1, और ये आएगा आपका माइनस का 2x, और इसमें लगाओगे तो क्या आएगा 0, ये आएगा -1, और यहाँ बचेगा -2x -2, यहाँ बचेगा 1। मुझे इनसे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सपेंड 1 को ही करना है, बाकी 0 तो हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, e की पावर 3x, 1 को एक्सपेंड किया मैंने, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, और माइनस का 2x, ये 2x कैंसिल हो गया, बचा 2e की पावर 3x। 2e की पावर 3x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि e की पावर 3x
ए की पावर एक्स जो होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सिर्फ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाकर जीरो होता है और माइनस इन्फिनिटी आपका इंक्लूड होता नहीं है। दैट्स वाई ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि डब्ल्यू एक्स क्योंकि मेरा हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स वाई ये कैसा होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। मैंने क्या बताया, डब्ल्यू एक्स अगर जीरो आता है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, आगे बात समझ में, अगला देखो फटाफट चेक करते हैं अपन कि कौन कौन से फंक्शन जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, पहले चेक करते हैं, डिपेंडेंट मतलब जीरो आना चाहिए फंक्शन। ठीक है ना, तो फटाफट तो एफ वन एक्स कितना हो गया मेरे लिए, 3 cos² एक्स। F2 एक्स कितना हो गया, 4 sin² एक्स। और F3 एक्स कितना हो गया, 12। ठीक है, फटाफट लगा दो। देखो मैंने क्या बताया था, तरीका क्या बताया था, पहला सेम टू सेम ऐसा कैसे लिखना है, फिर अगला वाला क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंस करो कितना आएगा, 3 cos² एक्स होता है 2 cos x, cos x का होता है -sin x। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 sin2x, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आती तो। इसको लिखा sin2x। अब इसका वापस करेंगे तो 2 वापस आएगा, तो ये हो जाएगा -6 cos2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। F2x कितना है, 4 sin²। उसको ऐसे कैसे रखोगे, sin² x का क्या होता है, sin2x होता है, पता है, 2 sin x cos x। तो ये हो जाएगा 4 sin2x हो जाएगा। उसको वापस करोगे तो आ जाएगा 8 cos2x आ जाएगा। ठीक है, इसका करोगे तो पहले 12 फिर 0 फिर 0। ठीक है, आ रही बात समझ में। पहले सबसे पहले फंक्शन को एक बार रखो, 3 फंक्शन है तो एक बार रखो, उसका पहला डिफरेंशिएशन फिर दूसरा डिफरेंस खत्म, क्योंकि 3 दिए हुए 2 बार करना है। अब 12 को लिखा, 12 का डिफरेंस 0 आता है, 0 को वापस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेता अपने स्टूडेंट। अब देखो मजे वाली बात सुनो, इसको इसका निकाल दो 80, 0 0 जितना ऊपर होगा उतना अच्छा रहेगा, तो 0 0 लिंक कर लो ऊपर, डायरेक्ट समझ सकते हो। तो सिंपल सा देखो, मेरे को 12 के रेस्पेक्ट में खोलना है, बाकी जो 0 0 हो जाएगा तो 12 के रेस्पेक्ट में खोल दो। तो 12 के रेस्पेक्ट में खोलो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -24 cos2x sin2x। फिर आएगा +24 sin2x cos2x। क्योंकि ये 0 हो रहा है, अब 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि 0 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप कर सकते हो। अब देखो चारों करके देखना और चेक करना कौन कौन सा फंक्शंस जो आ रहा है, डब्ल्यू एक्स आ रहा है, कहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, कहाँ जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, नहीं आ रहा तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने आपको। आगे बात समझ में, ठीक, यहाँ तक नोट कर लो। ये अगली चीज़ चलते हैं फिर अपन। अब अगला टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था आपको, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, बहुत अच्छे से समझना। देखो अपन ने वेक्टर स्पेस पढ़ लिया, सब स्पेस पढ़ लिया, लीनियर स्पैन पढ़ लिया, लीनियर डिपेंडेंट पढ़ लिया, लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिया। अब अगला आता है बेसिस एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले बेसिस एंड डायमेंशन में अपन बेसिस करते हैं और उसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेसिस क्या होता है, बेसिस की डेफिनेशन होती है, इफ वी इज एनी वेक्टर स्पेस एंड बी, वेक्टर स्पेस की कंडीशन याद है ना आपको क्या होता था, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए पॉजिटिव और मल्टीप्लाई के अंदर, and B v1 v2 v3 दिया हुआ है set of vectors in V, then B is called a basis of V if the following condition hold। फर्स्ट कंडीशन क्या है, B कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। बी स्पैन वी, याद है अपन अभी स्पैन किया था अपन ने, वही k1 v1 प्लस k2 v2 को अपन ने ABC के बराबर किया था, याद है। यहाँ से अगर अगर वो बी स्पेंस भी आता है और आपका जो बी जो है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो अपन बोल सकते हैं कि बी इज कॉल्ड ए बेसिस फॉर वी। बी जो होगा वी का बेसिस होगा। बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है। तो करना क्या है, अगर मुझे क्वेश्चन दिया होगा ये इसका बेसिस है तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसको क्या करूंगा, लीनियर डिपेंडेंसी चेक करूंगा। अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट आता है, सेकंड कंडीशन में चेक करूंगा, उसका पहला कंडीशन चेक करूंगा लीनियर इंडिपेंडेंट, सेकंड चेक करूंगा क्या बी जो है वी का स्पेंस है, कैसे चेक करूंगा, ए बी सी लेकर चेक करूंगा, k1 k2 k3 की वैल्यू आएगी वो सब अलग अलग आनी चाहिए, और सारी ए बी सी की वैल्यू पर k1 k2 k3 की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं बोलूँगा वो बेसिस है, अगर नहीं होती है तो वो बेसिस नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है। अब अपन 3-4 क्वेश्चन करते हैं, समझ जाते हैं कि बेसिस होता क्या है, और डायमेंशन अगला उसका पार्ट करेंगे अपन, पहले बेसिस देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, पहले ये नोट कर लो, यहाँ तक पूरा नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट चेक करते हैं अपन।
क्वेश्चन दिया हुआ है चेक बी इज अ वेक्टर बेसिस ऑफ वी और नॉट। कोई वी वेक्टर है तो आपको चेक करना है कि जो बी होगा उसका वेक्टर बेसिस है कि नहीं। बी जो दिया हुआ वी1 वी2 वी3 दिया हुआ है, वी1 की वैल्यू दी, वी2 की वैल्यू दी, वी3 की वैल्यू दी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो चेक करते कैसे करते थे लीनियर इंडिपेंडेंट, याद है वही k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3। इसको अपन जीरो के बराबर करते थे। अगर k1 k2 k3 को जीरो के बराबर करते हैं अपन, देख चेक करते हैं, तो अगर k1 जीरो आ रहा है, k2 भी जीरो आ रहा है, k3 भी जा रहा है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता था। याद है वो केस? अब इसको देखते हैं एक बार। k1 और अगर k1 k2 k3 की वैल्यू आती थी तो अपन बोलते हैं वो लीनियर डिपेंडेंट है। तो देखो k1 की वैल्यू कितनी आएगी, v1 कितना है आपका 1,0,0 प्लस k2 कितना है 0,1,0 और k3 कितना है, k3 है v3 कितना है 0,0,1 इक्वल टू 0,0,0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा k1 k2 और कॉमा k3 और ये हुआ 0 0 0। तो यहाँ से मुझे मिला k1 भी 0 है, k2 भी 0 है, k3 भी 0 है। तो अगर ये तीनों 0 है तो मैंने कंडीशन बता दी, ये कैसा होता है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें लिंक है, अगर पहला वाला नहीं पढ़ोगे तो बाद वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहला वाला जाकर पढ़ो। तो ये क्या हुआ, लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी, बी क्या होना चाहिए, स्पैन होना चाहिए। और कैसे चेक करते थे स्पैन का, बताओ मुझे। यहाँ पर अपन ले लेते थे ए बी सी और सेम अपन करते थे k1 v1 k2 v2 प्लस k3 v3। और मैंने बताया था कि ए बी सी की सारी वैल्यू पर k1 k2 k3 मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो ए बी सी सेम जो ये चीज़ किया मैंने यहीं पे ये किया ना, तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, ये मिलेगा k1 k2 k3 और यहाँ से मुझे मिल गया k1 की वैल्यू a है, k2 की वैल्यू b है और k3 की वैल्यू c है। यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, ABC की मैं हमेशा वैल्यू लूँगा, कुछ भी लूँगा तो k1 k2 k3 मुझे हर बार मिलेगा। तो इसका मतलब ये स्पैन भी हो गया। तो इंडिपेंडेंट भी है, स्पैन भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं बोलूँगा जो बी होगा वो वेक्टर वी का जो होगा बेसिस होगा। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? तो इसके लिए आपको वेक्टर स्पैन में आना चाहिए और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं वो भी आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो, अगर आता है तो अपन बोलेंगे इट इज़ ए बेसिस ऑफ वेक्टर वी, अदरवाइज नॉट। क्लियर? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन, चेक करते हैं। ये बोला शो दैट द सेट बी दिया हुआ इसे बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि ये बेसिस है कि नहीं है, ठीक है ना, वेक्टर वी का, है ना। तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी, वापस चेक करो क्या कंडीशन थी, लीनियरली क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं अपन, वही रखो k1 3,4 प्लस k2 1,-3 इक्वल टू 0,0। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 3k1 प्लस k2 4k1 माइनस 3k2 ये 0,0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3k1 प्लस k2 इक्वल टू 0 और 4k1 माइनस 3k2 इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है। तो पहली कंडीशन आ गई, ये लीनियरली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ये पक्का। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, बी स्पैन ऑफ वेक्टर वी। अब स्पैन कैसे निकालते हैं, सेम a b रखते हैं, वही k1 इंटू 3,4 रखेंगे प्लस k2 1 रखेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू है वही आएगी, देखो 3k1 प्लस k2 जो होगा वो आपका a के इक्वल हो जाएगा, 4k1 माइनस 3k2 जो होगा वो b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो 3k1 प्लस k2 इक्वल टू क्या हो गया a, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 से करने पर 13k1 इक्वल टू b प्लस 3a। यहाँ से k1 आ जाएगा b प्लस 3a अपॉन 13। ऐसे आप k2 क्यों निकाल दोगे, k1 और k2 बिल्कुल सेपरेट आ रहा है, k1 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन k2, k2 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन k1, तो दोनों की वैल्यू अलग आएगी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये जो b होगा वो स्पैन ऑफ v भी होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लीनियर इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन भी है, दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं b इज द बेसिस ऑफ वेक्टर v1 सॉरी। ओके, क्लियर? आगे देखते हैं, ये चेक करते क्या करना है, वापस बेसिस चेक करना है। चेक करेंगे अपन सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, यहाँ 0 0 0 मान लो, ये हो गया k1 1 2 माइनस 3 प्लस k2 1 माइनस 3 2 प्लस
K3 2, 1, 5। अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। और ये बेसिस आ रहा है, ठीक है, ये बेसिस है तो चेक करके बताना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। U1 U2 U3 है हुआ है, पहले लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करोगे, देन स्पैन चेक करोगे, दोनों चेक करने के बाद अगर आ रहा है तो आपका आंसर होगा यस, और इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करके बताओ मुझे। बेसिस मैंने करा दिया पूरा। अब डायमेंशन पर चलते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन होता है, डायमेंशन कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए डायमेंशन होता क्या है। मैं डेफिनेशन लिखी है, बस आपको ये पूछा जा सकता है। देखो डायमेंशन आर स्क्वायर का मतलब डायमेंशन कितना होगा इसका, जो भी आर स्क्वायर लिखा होगा डायमेंशन 2 होगा, आर क्यूब है तो डायमेंशन 3 होगा, आर टू द पावर n है तो डायमेंशन n होगा। बस ये वाला याद रख कर चल जाना कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है m इंटू एन का, तो उसका डायमेंशन मान लो ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये दिया हुआ है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो उसका डायमेंशन पूछ लिया, तो डायमेंशन हो जाएगा 3 × 3 मतलब 9। बस ये ध्यान रखना है और कुछ भी याद नहीं है। डायमेंशन पे क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा बस, लेकिन ये 4 चीज़ें बताइए, बस ये याद रख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा डायमेंशन, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट था बेसिस, वेक्टर स्पेन, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, ये सब इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने दोनों पार्ट करा दिए आपको। पहला आपको ग्रुप थ्योरी कराई थी, ग्रुप थ्योरी में सब कुछ बताया था, ठीक है। उसके बाद वेक्टर स्पेस, सब स्पेस क्या होता है, बेसिस के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। बेसिस के क्वेश्चन मैंने कम कराए लेकिन उतने बहुत है, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके 10 क्वेश्चन करने से भी फायदा नहीं है, बस होता क्या ये पता होना चाहिए, बाकी तो उसके अंदर क्या सॉल्व करना तो आपको आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मतलब आप कर ही लोगे। तो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो 50 क्वेश्चन भी करोगे तो बेसिस तो वही रहेगा, समझ रहे हो। तो कम टाइम आपको ज़्यादा सिलेबस करना है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट ग्रुप थ्योरी और वेक्टर स्पेस, सब स्पेस जो भी आपने बोला था ये हो गया। अब इसके अगला वाला टॉपिक मैं लूँगा कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ठीक है, वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो सब कुछ चीज़ें अपन इसके बाद लेंगे। इसका अगला वीडियो वो होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।